हेलो साथियों, नमस्कार। तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और क्लास से जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए हैं। तो मॉडल पेपर में जितने हमने प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को अच्छे से देखिए और कापी कलम पहले उठा लीजिए। ये सवाल हल करके इसका फटाक से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी क्लास लेते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी, जिससे कि आप तुरंत क्लास से जुड़ सकेंगे। प्रश्न है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए। आपको बताना है कि R4 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रतिरोध R1 का मान दिया है 36 ओम। दूसरा जो प्रतिरोध है R2 का मान दिया है 40 ओम। ठीक है, R3 का मान दिया है यहाँ पे 60 ओम। वहीं R4 का जो मान है वो है 50 ओम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि R2 और R3 जो कि समानांतर में जुड़े हैं उनको हल करके उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। तो साथियों, आपको पता है कि जब भी कोई प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा होता है तो उसमें जो धारा होती है वो होती है भिन्न भिन्न। ठीक है, धारा क्या होती है, वो होते हैं भिन्न, जबकि जो वोल्टेज होता है वो होता है समान। ठीक है, तो दोनों प्रतिरोध के अक्रॉस में जो वोल्टेज लगेगा वो क्या होगा, दोनों के लिए एक समान होगा। तो हमें वोल्टेज तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया है कि वोल्टेज माना R2 है, अरे V2 है। और यहाँ पे R2 का मान दिया है 40 ओम और R3 का मान दिया है 60 ओम। तो सबसे पहले हम इसको अगर हल करते हैं तो टोटल जो रजिस्टेंस होगा वो 1/40 प्लस 1/60 होगा। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 120 आएगा। 120 को अगर 40 से काटते हैं तो ये जाएगा 3 बार, अगर 60 से काटते हैं 120 को तो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो टोटल रजिस्टेंस होगा भाग दे करके, ठीक है, तो RT बराबर हो जाएगा 120/5। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 24 ओम आएगा। तो कुछ इस तरह से अब पहले जो ये आपका तुल्य प्रतिरोध था अब कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, ये हो जाएगा पहला ओम 36 और दूसरा जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 24 ओम और तीसरा जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 50 ओम। ठीक, तो इसको आपको पहले हल कर लेना है, जो दोनों प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सभी प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ देना है। सभी प्रतिरोधों को क्या करना है, श्रेणी में जोड़ देना है। पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास में बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक एक सवाल हम अच्छे तरीके से आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो पहला प्रतिरोध ये हो गया टोटल प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध है। तो RT का जो मान हम लोग निकाले हैं वो है 24 ओम और R4 का मान दिया है 50 ओम और R1 का मान दिया है 36 ओम। अगर इसको जोड़ते हैं यानी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस RT प्लस R4 होगा साथियों। तो R1 का मान है 36 और RT का मान है 24 और R4 का मान है 50। तो अगर टोटल आप हल करते हैं तो कितना आएगा, 110 ओम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया कितना, 110 ओम। ठीक, 110 ओम मिल गया। अब आपको पता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, सप्लाई वोल्टेज है 120। ठीक, तो टोटल प्रतिरोध आपको पता हो गया, सप्लाई वोल्टेज का मान प्रश्न में दिया है, तो यहाँ से आप करंट का मान निकाल सकते हैं ना। आपको पता है करंट बराबर होता है V/R। तो वोल्टेज का मान दिया है 220 और रेजिस्टेंस आपने निकाला है 110 ओम। ठीक, तो यहाँ पे अगर भाग देते हैं तो I का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि जो श्रेणी में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, श्रेणी में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनमें जो धारा बहती है एक समान बहती है। ठीक, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बट जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला हमने सर्किट ज्ञात किया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे R1 का मान था 36, RT का मान निकाले हैं हमने 24 और R4 का मान दिया है 50। तो हमें ज्ञात करना है R4 के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, R4 के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। तो श्रेणी में जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, 2 एम्पियर बहेगी, क्योंकि श्रेणी में सबके लिए धारा समान होगी। तो यहाँ भी कितना बहेगा, 2 एम्पियर धारा बहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका R4 गुणे 2। ठीक है, तो R4 का मान कितना है, R4 का मान है 50 और एम्पियर का मान है 2। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 100। टोटल कितना आएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो R4 के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा 100 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। और यही आपके सवाल में पूछा था। चलिए विकल्प मैच कर लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रतिरोध के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, 100 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी इतना वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा इस प्रतिरोध के अक्रॉस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो पदार्थ कितने तरह से होते हैं, पदार्थ 3 तरह से होते हैं। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको बताना है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या होता है, कुछ चुंबक का गुण इसमें रहता है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय में क्या आएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अनुचुंबकीय के अंतर्गत आता है जल। क्या आता है साथियों, जल आता है। ठीक है, फेरो में क्या होता है आपका लोहा आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, निकिल आ जाएगा। तो ये सब फेरो के अंतर्गत आते हैं। पैरा में आपका एल्युमिनियम आ जाएगा, जल आ जाएगा, फिर से कॉपर आ जाएगा। तो ये सब आता है पैरा में। ठीक, डाया में वे पदार्थ आ जाएंगे जिनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए। किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट के बीच कला संबंध होता है। तो यहाँ पे फेज अंतर के बारे में पूछ रहा है। तो फेज अंतर आपको कैसे बताना है, इस चित्र को देख करके बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ है और ग्राफ में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप करंट देख रहे हैं 90 डिग्री, 90 अंश का जो कोण बनता है यहाँ से स्टार्ट है। वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है और करंट 90 डिग्री पीछे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री करंट से क्या है, आगे है। 90 डिग्री करंट से क्या है, आगे है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गुण होगा। देखिए, जब करंट आगे होता है तो कैपेसिटिव गुण होता है, लेकिन जब करंट पीछे होता है तो इंडक्टिव गुण आ जाता है।
जब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट जब एक ही फेज में होते हैं तो उसमें रेजिस्टिव गुण होता है। यहाँ पे करंट चूँकि वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है तो इसमें जो गुण होगा शुद्ध प्रेरकत्व वाला गुण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड प्रेरकत्व सर्किट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो संधारित्र में जो धारिता होता है, धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या होता है? D होता है। यहाँ पे जो धारिता होता है वो प्लेटों की दूरी के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। प्लेटों की दूरी के विलोमानुपाती होता है, जबकि क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। सही विकल्प क्या होगा? धारिता का मान किस कारक पर निर्भर करता है? क्या प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है? तो प्लेटों के आकार पर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसका कोई मतलब है नहीं। प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूत्र में आप देख पा रहे हैं कि धारिता का डायरेक्ट जो प्रभाव है वो एप्सिलॉन और क्षेत्रफल और दूरी, प्लेटों की दूरी पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? मंदक बल, विचलन बल, प्रतिकर्षण बल और नियंत्रण बल। तो सूचक का मतलब क्या होता है? संकेतक। तो संकेतक उपकरण में सूचक की गति कैसे पैदा होता है, यानी जो आपका सुई होता है वो किस बल के द्वारा चलता है? तो कंट्रोलिंग के द्वारा, तो वो कंट्रोल होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स के द्वारा ही वो क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है, आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विचलन बल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? कम सटीकता, उच्च संवेदनशीलता, कम संवेदनशीलता या कम प्रभाव शक्ति? विच पैरामीटर इज द केसेस ऑफ द लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? चलिए सही उत्तर दीजिए। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, यही हूबहू आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो सेंसिटिविटी। लो सेंसिटिविटी के कारण अगर मापक यंत्र में जरा भी लोड पड़ता है तो उसके पैरामीटर में क्या होता है? प्रभाव देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान को कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो उपकरण होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मूविंग आयरन और एक होता है मूविंग कॉइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है मूविंग आयरन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो मूविंग कॉइल होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क के सीधे क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के सीधे समानुपाती होता है, जबकि चल लौह में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मूविंग कॉइल का स्केल इसीलिए क्या होता है? रेखीय होता है। ठीक है, और चल लौह का अरेखीय होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आप चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? तो कोई सिरा अंकन नहीं होगा, या केवल प्लस चिन्ह सिरे दिखेंगे, या लाल रंग का एक सिरा होगा, या टर्मिनल चिन्ह में प्लस और माइनस होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल किस सप्लाई पे काम करते हैं। तो मूविंग जो कॉइल होता है वो केवल डीसी पे काम करता है, जबकि मूविंग आयरन जो होता है वो एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। मूविंग कॉइल केवल डीसी पे कार्य करता है, जो डीसी शंट मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। पता है ना? आपको पता है कि एसी में प्लस माइनस नहीं होगा। पता है ना कि एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। एसी प्लस माइनस किस में होता है? तो केवल डीसी में होता है। तो सिरा अंकन नहीं होगा, नो टर्मिनल मार्किंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है।
प्रश्न है 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। एक पाठ्यांक जो है वो ऋणात्मक दे रहा है जबकि दूसरा क्या है वो धनात्मक दे रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा या 0.5 होगा, इकाई होगा या 0.5 से कम होगा। बताइए, पिछली क्लासेज में इसके बारे में हम अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर देना है। पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति मीटर का प्रकार कौन सा है, आपको इस आवृत्ति मीटर के नाम को बताना है। वेस्टर्न प्रकार है या अनुपात मीटर प्रकार है, विद्युत डायनोमिक प्रकार है या यांत्रिक अनुनाद प्रकार है, कौन सा प्रकार है बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप यानी यांत्रिक अनुनाद प्रकार का यह है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इस चित्र को आप लोग गहराई से दिमाग में डाल लीजिए, ये आपके ड्राइंग में भी आने वाला है। तो ड्राइंग के साथ साथ थ्योरी भी हो रहा है और थ्योरी के साथ साथ ड्राइंग का भी प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, ऊर्जा मापी है या स्पर्शरेखी गैलोमीटर है। तो आपको बताना है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, टेंजेंट गैलोमीटर। टेंजेंट गैलोमीटर एकमात्र ऐसा उपयंत्र है जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यानी निरपेक्ष उपकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन पे प्रश्नों को बड़े गौर से देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग उपकेंद्र पर करते हैं या गोदाम वायरिंग में करते हैं, घरेलू वायरिंग में करते हैं या व्यावसायिक वायरिंग में करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा जाता है, पावर सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकेंद्र यानी सब स्टेशन में करते हैं। अर्थिंग रेजिस्टेंस उपकेंद्र का 1 ओम होता है और जो पावर प्लांट होता है 0.5 ओम होता है, जबकि घरेलू यानी घर की जो वायरिंग होती है उसके अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 ओम होता है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छे से सभी सवाल को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कभी आप लोग नापे हैं क्या, नहीं नापे होंगे। चलिए विकल्प क्या है, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना या अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करना। क्या गड्ढे की गहराई कम कर देंगे तो अर्थिंग कम हो जाएगा, नहीं, गड्ढे की गहराई को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो दोहरी अर्थिंग प्रोवाइड करने से भी पृथ्वी का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ाकर भी कर सकते हैं और दोहरी अर्थिंग प्रदान करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे सूटेबल जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। तो ऑप्शन को देख करके ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, ये नहीं कि कोई भी आप उत्तर दे दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। चित्र को देख करके बताना है पृथ्वी प्रतिरोध माप के लिए कौन सी विधि सचित्र है। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, यह कौन सी अर्थिंग विधि है, ठीक है। तो आपको बताना है अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट की कौन सी विधि है। तो करंट को कम होना या विभव का पतन या धारा विभाजन या विभव विभाजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। देखते हैं आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभव पतन। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल के द्वारा पृथ्वी के प्रतिरोध का मापन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये टपकने वाला है, तो इसे याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के प्रतिरोध का मापन विभव के पतन यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल जो विधि है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको कापी कलम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि ये सवाल न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको आपको हल करना होगा। तो 100 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें।
हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है, 5 मिनट के लिए हीटर को चलाया गया। अब आपको बताना है कि आपका हीटर कितना गर्म हुआ। ठीक है, हीटर का जो रेटिंग है वो कितना है, 1000 वाट, 1000 वाट का ये हीटर है और कितने सप्लाई से चलाया जा रहा है, तो 220 वोल्ट के एसी सप्लाई पर यह चलाया जा रहा है। अब आपको बताना है कि कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो एक सूत्र होता है H बराबर P इंटू टी जूल। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान दिया है 100 वाट और T का मान दिया है 5। अब इसको जूल है तो जूल को आपको कैलोरी में बदलना है तो 4.18 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 4.18 से अगर भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। पहले तो एक पेज लेते हैं, पेज नहीं है। चलिए सवाल को हल करिए। यहाँ पे P बराबर दिया है 1000 वाट और वोल्टेज दिया है आपका 240 वोल्ट, समय दिया है 5 मिनट। क्या दिया है, 5 मिनट। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। चूँकि P का मान दिया है 1000 और T का मान दिया है 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो 60 से गुणा कर दीजिए, बटा में 4.18 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर अब भाग दे करके आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7177 कैलोरी। अब इसको किलो कैलोरी में बदलना है तो ये हो जाएगा 71.77 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसके आसपास जो विकल्प में दिया रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास में आप देख पा रहे हैं कि एक ही है, ऑप्शन नंबर सी है 71.6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यही इसका उत्तर सही होगा। तो आपको किस सूत्र पे लगाना है, तो H बराबर P इंटू टी। वैसे H बराबर होता है I स्क्वायर RT होता है, तो P बराबर I स्क्वायर R भी होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको अभी बताया है कि I स्क्वायर RT के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, I स्क्वायर RT जूल। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है। इस अंदर ठंडी हवा खींचता है या ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है या गर्म हवा को बाहर निकालता है या घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो स्टीरर मोटर है, पहले तो घूमेगा, मोटर है तो भाई घूमेगा और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, ये यंत्र आपको दिया गया है, आपको नाम बताना है। तो नाम कैसे बताना, आप देखिए अंदर में एक लोहे की पट्टी लगी हुई है। ठीक है, तो लोहे की पट्टी लगी हुई है और ये किससे है, ये नीडल से संपर्क है। ये आपका नीडल है। ठीक है, ये है नीडल, तो नीडल से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि इसमें ये आपको पता है कि जब चुंबक के बीच में किसी लौह पदार्थ को आप घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार एक बल लगता है। ठीक है, तो इस यंत्र का नाम आपको बताना है। तो इस यंत्र का नाम है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। ठीक है, चूँकि आप देख पा रहे हैं कि अंदर लोहे का एक पट्टी लगा हुआ है, घूम रहा है, किसके साथ, नीडल के साथ, इसलिए इसको बोला गया है मूविंग आयरन। ठीक है, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप ये है इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने 17 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हूबहू यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और लाइक करने में क्या जाता है यार, लाइक कर दिया करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त मित्र को फैलाओ, बताओ कि मॉडल पेपर
का क्लास चल रहा है, ठीक है।